बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम इजलास हुआ और इस इजलास की बाज़गश्त जो है अब तक जारी है। कई अहम फैसले जो है इस इजलास में मुतवक्के थे और कई अहम फैसलों की अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या हो रहा है, इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने और आकिब जावेद साहब ने क्या गुफ्तगू की है, आइए पहले वो सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुख्तसर गुफ्तगू सुनी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब और आकिब जावेद साहब की कि अब ह्यूमन एरर का जो एलिमेंट है उसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम हासिल करेंगे एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत से जिन्होंने एक बड़ा तवील अरसा इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में गुजारा और कई दिहाइयों के साथ से वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के वन ऑफ द सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और जिनको कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक उस्ताद, एक असातिज़ा की फहरिस्त में इनको शामिल किया जा सकता है। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब ने आज जो ऐलानात किए हैं, उन्होंने कहा 5% जो है वो डेटाबेस हो जाएगा, फिर 15% पे उन्होंने 85% उन्होंने कहा कि जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आएगी। अब सवाल सर यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बनाते भी हैं और प्लेयर की परफॉर्मेंस आप गिराते भी हैं। कई ऐसी मिसालें हैं कि टेल अंडर आया तो बॉलिंग दे दी गई अपने मनपसंद बॉलर को, और अगर जो है वो अपने मनपसंद बैट्समैन को अगर छुपाना हुआ तो मुश्किल कंडीशन में उसका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सही कैसे होंगी क्योंकि सिस्टम में तो बहुत सारे फ्लॉज हैं अभी भी। देखिए अली, एक तो आज मोहसिन नकवी साहब ने और आकिब जावेद ने ये तस्लीम तो कर लिया कि अभी तक जो सिलेक्शन होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उन्होंने बार बार इस चीज को कहा कि वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे। फिर जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब जो सिलेक्शन है प्लेयरों का, अक्सर प्लेयर कहते थे कि मुझे फलां कैटेगरी मिल गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, मैं फलां कैटेगरी डिजर्व करता था। उन्होंने कहा कि अब सिलेक्टर्स जिन पर माजी में उंगलियां उठती थी उनका काम रह गया 15%, बाकी जो है वो डेटाबेस होगा। अच्छा, डेटाबेस पे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब या उनकी जो टीम है उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। मेरा एक सवाल ये है कि आप डेटा की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर अली सलमान ने एक मैच खेला, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। उस डबल सेंचुरी को बुनियाद बनाकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी मिसाल के तौर पे कोई भी हाईएस्ट कैटेगरी रखी जा रही है। अब अली सलमान ने वो डबल सेंचुरी किन सर्कमस्टेंसेस में बनाई? बाज दफा अंपायर्स आपको 2-3 आपके फेवर में डिसीजन दे देते हैं, बाज दफा आपके कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, बाज दफा पिचेस जो है वो आपके फेवर में होती हैं। तो आकिब जावेद ने जो आज जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जो है उसको माना जाएगा, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस कहां से आएगी? अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको 1996 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बता रहा हूं, और ये 100% सच वाकया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैट्समैन को पाकिस्तान टीम में शामिल करने के लिए मैं चले चीफ सेलेक्टर का नाम भी नहीं बताता वरना लोग समझ जाएंगे, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर एक प्रैक्टिस मैच करवाया गया कि देखा ये जाएगा कि वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे उनके लिए वो मैच करवाया गया। उस दिन अली सलमान, मैं खुद यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे मौजूद था और 45-46 टेम्परेचर गर्मी थी, बहुत सूरत सवानजे में था, और पाकिस्तान के एक बड़े अंपायर जो माजी में आईसीसी इलीट पैनल में रहे वो उस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे
और उनसे उनके बॉस यूबीएल में होते थे, वो अंपायर, उनका ताल्लुक भी यूबीएल से था। उनसे कहा गया था कि अगर इस बैट्समैन को आपने आउट दे दिया तो कल ऑफिस ना आइएगा। और पहली गेंद पर उन्होंने मिडिल स्टंप पर गेंद खाई, वो प्लम एलबीडब्ल्यू थे, अंपायर ने नॉट आउट दिया। उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और बाद में जो 96 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसका हिस्सा बने। तो ये मैंने एक मिसाल दी इस तरह की। आप तो हमसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। तो अब डेटा की किस तरह मदद लेंगे? उन्होंने एआई का नाम लिया गया, उन्होंने कहा नहीं, एआई की मदद भी नहीं ली जाएगी। तो अगर डेटा इस तरह है कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी, तो भाई परफॉर्मेंसेस, मिसाल के तौर पर एक प्लेयर अगर सीजन में, ये पिछले काइजन ट्रॉफी में देख लेना, 7 गेम में 1000 रन बनाए, बेस्ट प्लेयर बने, बेस्ट विकेट कीपर बने, बेस्ट बैट्समैन बने। आज तक पाकिस्तान की किसी टीम में उनका नाम नहीं आया। गाजी गौरी खेल गए। मैं गाजी गौरी के खिलाफ नहीं हूँ, गाजी गौरी भी टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी 7 गेम की, वो कहाँ चली गई? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जो खराबी है, उस खराबी को अब डेटा की मदद से किस तरह ये दूर करते हैं, इसका सवाल तो देखें वक्त देगा। मैं और आप आज ये नहीं बता सकते कि ये वाकई डेटा जो है वो सही काम करेगा। बिल्कुल सही। दूसरा, उन्होंने फिटनेस की बात की। देखिए, जब मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, उस वक्त बाकायदगी से फिटनेस टेस्ट होते थे, और कुछ प्लेयर, जिनमें मैं एक नाम यासिर शाह का भी आपके सामने लेता हूं, उनको इसलिए टीम में शामिल किया जाता था कि यासिर शाह उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन मैच विनर थे, इसलिए उनको छूट दे दी गई। और भी बहुत सारे प्लेयर थे। तो इस तरह की फिटनेस की उन्होंने बात की कि जी फिटनेस टेस्ट होगा। ये फिटनेस टेस्ट माजी में भी होता रहा। ट्रांसपेरेंसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी तो पहली सीढ़ी है किसी भी टीम को बनाने के लिए। अब किस तरह ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी? वो कह रहे हैं कि 15% सिलेक्टर्स का काम रह गया, तो फिर ये 50-50 लाख वाले सिलेक्टर जो हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में उनको क्यों रखा जा रहा है? तो ये चीजें हैं। बहरहाल अभी सवालात बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इनके जो जवाबात हैं वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी तो देंगे, लेकिन मेरा ख्याल आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन आकिब जावेद ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मैं आपको टाइमलाइन नहीं दे सकता कि ये मामला कितने दिनों में या कितने अरसे में ठीक हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और भट्टी साहब ने जो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली जो स्टोरी बताई, चूंकि मैंने कहा कि वो सीनियर हैं और एसातिज़ा की फहरिस्त में इनको बिलाशुबा शामिल किया जा सकता है, तो जब भट्टी साहब ने पर्दे में रखा है नाम, तो यकीनी तौर पर उन तीनों किरदारों के नाम हम भी यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो हम भी जरा पर्दा नहीं उठाते उनका। लेकिन साथ साथ भट्टी साहब, आपने जो एक बात कही है वो बात आपकी बड़ी वैलिड है इसमें, कि अभी चकवाल के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा था और उसका जो क्राइटेरिया था कि जो टॉप ऑर्डर के 4 प्लेयर जाने थे, उसमें एक ऑटोमेटिक चॉइस था अंडर 19। तो एक लड़के के रन्स जो थे, जिसने अंडर 19 के लड़के ने रन्स किए थे, वो दूसरे लड़के के नाम के आगे लिख दिए गए कि अंडर 19 वाला तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, इस अपने फेवरेट को जो है उसके नाम के आगे उसके रन लिख दिए गए। तो जब ये जहां पे छोटी जगहों पे, वहां पे क्या चेक होगा? क्योंकि जो पीसीबी में तो डेटा पहुंचेगा और डेटा बनाने वाले खुद जो वो इतने बड़े बड़े ब्लेंडर करेंगे, तो प्लेयर कैसे सामने आएंगे? देखिए, हमारे सिस्टम में अली सलमान खराबियां तो हैं, लेकिन जाहिर है इन्हीं लोगों ने इन खराबियों को दूर करना है। यही लोग, मिसाल के तौर पे जो लोग आज सिस्टम में हैं या जो लोग सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन वो कितना इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। मैं आपको माजी की एक और माजी का वाकया बताऊं। तकरीबन मेरे ख्याल में 99 या 2000 की बात है। डॉक्टर नुमान नियाज उस वक्त पीसीबी के मैनेजर मीडिया होते थे। जनरल तौकीर दिया ने लाहौर के इसी 5 स्टार होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, और उनके एक साइड पर यावर सईद, रमीज राजा, दूसरी साइड पर जावेद मियादाद और नसीमुल गनी मौजूद थे, जो उनकी 4 मेंबर क्रिकेट कमेटी थी। उन्होंने विजन 2000 का वहां अनाउंसमेंट किया। उसी विजन के तहत 2003 के वर्ल्ड कप के बाद
राशिद लतीफ पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, जावेद मियांदाद हेड कोच बने, हारून रशीद मैनेजर बने, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी और बहुत सारे अच्छे काम हुए। तो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो थे, देखिए जो जिसने जो काम कर दिया वो तो तारीख का हिस्सा बन गया, और जिसने तारीख को गुमराह किया या तारीख से सबक हासिल नहीं किया, उनका तो नाम फिर बार बार आएगा। लिहाजा जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। अब मैं इनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, हो सकता है हमें गलत साबित कर दें, लेकिन देखिए इन सारी खामियों को दूर करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को खुद थोड़ा सा पहले से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में टाइम देना पड़ेगा, खुद मामलात को देखना पड़ेगा। अगर सारा कुछ इन्हीं लोगों के हाथ में दे दिया तो मेरा ख्याल में फिर शायद इतनी आसानी से सब कुछ। लेकिन भट्टी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना, बस इसको मैं वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक को। ह्यूमनली पॉसिबल है ये कि इस तरह इतना ज्यादा डाटा पे जो है वो इतना ज्यादा इन्हिसार करें? देखिए, अब मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर परफॉर्मेंस डेटा के जरिए देखी जाएगी तो फिर तो देखिए परफॉर्मेंस तो हमें नहीं पता कि जो डबल सेंचुरी बनाई अली सलमान ने, वो डबल सेंचुरी किन हालात में बनाई जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। और डोमेस्टिक मैचेस में आपको पता बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं, अंपायर जो है वो प्लेयरों को फायदा पहुंचाते हैं और प्लेयर जो है गिरे हुए प्लेयर को खड़ा कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जा रहा है और डेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ डेटा में ये भी बताया जाता है कि ये परफॉर्मेंस जो थी किस पिच में बनाई, किस टीम के खिलाफ बनाई, बॉलिंग अटैक कौन था, कंडीशंस क्या थी, अंपायरों ने फायदा तो नहीं दिया, कैचेस तो ड्रॉप नहीं हुए। अगर सारी चीजों को सामने रखा जाता है तो फिर मेरा ख्याल में डेटा ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीसीबी के पास अभी तक ये सलाहियत है कि इस तरह का डेटा बना सके जो दुनिया भर में होता है, जिसमें ये सारी चीजें जो है उनको सामने रखा जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह भी क्रिकेट बोर्ड के मामलात चल रहे हैं कि जो फेवरेट प्लेयर हैं उनका जो टेस्ट हुआ है उसकी वीडियो एडिट करके जो है वो भेजी गई ताकि उन फेवरेट प्लेयर को पास किया जाए, और कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं कि जिनका लाइव सेशन दिखाया गया ताकि सब देख सकें कि जनाब ये जो है वो बीप टेस्ट या और जो दूसरे टेस्ट हैं वो जो है वो नहीं कर पा रहे, उनको जो फेवरेट नहीं थे उनके पे लाइव जो है वो टेस्ट जो है वो ऑन एयर भी किए, अगर जो है ऑन एयर उसकी जो है वो स्ट्रीमिंग भी की गई। तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि अगर आप सिर्फ डेटा के ऊपर इन्हिसार करते हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ बात करेंगे, क्योंकि आज एक और बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने लिए खेलते हैं और टीम के लिए नहीं खेलते। उन खिलाड़ी को नाम भी रिवील नहीं किए गए, लेकिन कौन है वो खिलाड़ी इस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो गुफ्तगू की है मोहसिन नकवी साहब ने, आकिब जावेद साहब ने, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। भट्टी साहब का वैल्यूबल इनपुट जो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, इसमें उन्होंने कहा था कि जो पहले जो सिलेक्शन होती थी वो उसमें शफाफियत नहीं होती थी, और अब जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि डेटा बेस जो है वो सिलेक्शन की जाए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बताइएगा कि एक तो ये कि उन्होंने बताया नहीं, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है कि पहले जो सिलेक्शन होती रही उसका खमियाजा पाकिस्तान को कभी अमेरिका से हार के, कभी आईसीसी के इवेंट से इब्तिदाई राउंड में हार के जो भुगतना पड़ा, उसकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से नहीं बताया गया। साथ साथ अब यूनुस खान को लाने की बात भी हो रही है, और जो यूनुस खान के एज ए प्लेयर तो शायद ही कोई मुखालिफ हो, क्योंकि उनकी जितनी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके मुखालिफिन कुछ ये बात भी कर रहे हैं कि यूनुस खान का जो बहुत जल्दी रूट जाने की आदत है वो उसको कौन जो है वो संभाल सकेगा। देखें अली, ये चीजें तो बिल्कुल हैं कि यूनुस खान अपनी एक धुन में काम करने वाले इंसान हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आपके देखने और सुनने वाले कि यूनुस खान हैं तो ईमानदार आदमी। बिल्कुल, वो अगर क्रिकेट बोर्ड में आएंगे, माजी में एहसान मानी के दौर में आए थे, उनकी इनिंग्स मुख्तसर थी, लेकिन जहां उन्होंने ये समझा कि मुझे रोक टोक हो रही है या मामलात मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो खामोशी से क्रिकेट से अलग हो गए। अब यूनुस खान को लाने से पहले ये जरूर क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि यूनुस खान, इवन मोहम्मद हफीज, वो आएंगे तो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों जो 2-3 खबरें मीडिया में थी
उनकी भी तरदीद की। उन्होंने कहा कि मीडिया वालों के पास जब खबरें नहीं होती तो वो फिर कोई कहानी गढ़ लेते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद तो अभी भी हेड कोच हैं, काम कर रहे हैं, उनके बारे में खबरें आ गई कि सरफराज को हटाया जा रहा है। यूनुस खान और हफीज के बारे में उन्होंने कहा कि हम उनसे बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रोल असाइन नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड भी सोचो विचार कर रहा होगा। मेरा ख्याल में जो गुज़िश्ता कल थी, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज से मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग्स तो की हैं, लेकिन अभी तक उनका आउटकम नहीं आ रहा कि अगर सरफराज टेस्ट टीम के हेड कोच रहेंगे, बल्कि रहेंगे क्या, ये तो मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड तो वही जा रहे हैं। तो अब यूनुस खान किस पोस्ट पे आएंगे? मोहम्मद हफीज अगर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आते हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज को भी उनकी शराइत के मुताबिक काम करने देगा? तो अभी इस एंड बट्स बहुत सारे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पुरानी कहानी को बयान किया गया, बल्कि पिछले साल जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए थे, अगर आप पीसीबी का मीडिया रिलीज निकाल लें, उसमें भी लिखा था कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये तो हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है, लेकिन प्लेयर्स नहीं खेलते। तो उन प्लेयर्स को कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जाहिर है कि बच्चों की क्लास तो नहीं है कि आप लाठी के साथ उनको हाँकेंगे। जब आप उनको 50-50, 60-60 लाख रुपए दे रहे हैं तो फिर उनको अश्योर तो इस चीज की अश्योरेंस तो उनसे लेनी पड़ेगी कि वो, मैं ये नहीं कह रहा डोमेस्टिक क्रिकेट तो T20 भी होता है, वनडे भी होता है, ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी हमारे जो दो प्रीमियर बैट्समैन और फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने शायद 34 टेस्ट मैच खेले। उन 34 टेस्ट मैचों के अलावा उन्होंने पूरे कैरियर में उनके 9 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। इसी तरह बाबर आजम ने भी चंद फर्स्ट क्लास मैच खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन मजा तो तब आएगा कि पाकिस्तान के सारे बड़े प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। और ये माजी में भी क्रिकेट बोर्ड, लेकिन सर एक सवाल ये पैदा होता है ना कि चले प्लेयर्स की तो हम शिकवा करते हैं, प्लेयर्स की तो हम शिकायत करते हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या खुद डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देता है? क्योंकि हम तवातुर से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में टैलेंट आ रहा है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आ रहा है, जब पीसीबी खुद जो है वो डोमेस्टिक को अहमियत नहीं दे रहा। किस मुल्क में दुनिया में 12 महीने क्रिकेट होती है, जो ये बैरोक्रेट्स उन्होंने रखे हुए हैं कि वो मुसलसल जो है वो क्रिकेट खिला रहे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मुहर्रम हो, रमजान हो, ईद का दूसरा दिन हो, बकरीद से एक दिन पहले, ये किस मुल्क में होता है कि 12 महीने क्रिकेट का सीजन ऑन रहता है? तो क्या पीसीबी खुद डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दे रहा है, उनके परफॉर्मेंस को अहमियत देता है? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को मोहसिन नकवी साहब ने ठीक करना है तो ये अच्छे फैसले किए हैं, इन फैसलों पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन अपनी मैनेजमेंट टीम को भी उनको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंग्लैंड में जो सीजन होता है वो 3.5-4 महीने का सीजन होता है, 8 महीने, फिर वहां सर्दी शुरू हो जाती है, बर्फबारी होती है, फुटबॉल सीजन शुरू हो जाता है, तो क्रिकेट नहीं होती। तो इतना लंबा सीजन करवाना, अब देखे ना पिछले दिनों फाइनल हुआ नेशनल T20 का, तकरीबन 3.5-4 महीने बाद। अब अगर वहां बारिश हो गई थी पिशावर में ईद से कुछ दिन पहले, तो उस फाइनल का रिजर्व डे भी था, रिजर्व डे में वो मैच नहीं करवाया गया, वो फिर अब बकरीद के बाद वो मैच करवाया गया। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमें क्वालिटी क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उससे हमें नबद आजमा होने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है। फिर रीजन्स के मामले बहुत खराब है। रीजन्स में जिस तरह बहुत सारी शिकायत आ रही है, प्लेयर अक्सर शिकायत करते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाने की तो कोशिश कर रहा है कि डिपार्टमेंटल टीमें बहाल हो जाएं, लेकिन डिपार्टमेंट्स को भी पीसीबी से शिकवा है। तो ओवरऑल मोहसिन नकवी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब वो अपनी इस मैनेजमेंट टीम में भी तब्दीलियां करें, उनमें कुछ अच्छे लोग लेकर आए, कुछ वो लोग जिनका आपने जिक्र किया
कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लेट डाउन किया, पाकिस्तान क्रिकेट में गलत फैसले किए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी। लेकिन सर जब हम डोमेस्टिक की बेहतरी की बात करते हैं तो आप नहीं समझते कि पीसीबी को कुछ इस किस्म का भी कानून बनाना चाहिए कि जो रीजनल क्रिकेट है उसको अलग रखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट को अलग रखें और साथ साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अलग रखें? क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि जो लोग रीजन में बैठे हैं वही फ्रेंचाइज के साथ भी मुंसलिक हैं, वही फिर ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट के साथ भी मुंसलिक हैं। एक एक कमरे में वो 4-4, 5-5 लड़कों को ठहरा रहे हैं, स्टे करवा रहे हैं, लड़कों को सोने की जगह नहीं है, लड़कों को डेली नहीं मिल रही है, लेकिन लड़के सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं। और पीएसएल सबको पता है बड़ा लुक्रेटिव टूर्नामेंट होता है। अब देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है ना। एक मैं आपको मिसाल दूं असद शफीक की। असद शफीक हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में डायरेक्टर हैं। कल जो विमेंस टीम इंडिया के खिलाफ आ रही है उस सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर हैं। पाकिस्तान की जो मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसके वो मेंबर हैं। पिछले दिनों जब बांग्लादेश पाकिस्तान की टेस्ट टीम गई थी तो वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी थे। तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास एक वक्त में एक से ज्यादा ओहदे हैं। मेरा ख्याल में इस तरफ भी देखने की जरूरत है बिल्कुल कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एक बंदा एक से ज्यादा अगर ओहदों पर काम करेगा तो वो फिर इंसाफ नहीं कर सकता। ठीक है। और इसी तरह वहाब रियाज का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं, उनको हर कुर्सी पे बिठाया गया। इसी तरह मोहम्मद वसीम का नाम भी शामिल कर सकते हैं कि उनको हर सीट के जो है वो उनको मजा चखाया गया। और अब वही पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से यही लोग जो है वो बात करते भी नजर आते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपकी मोहब्बत, आपकी शफ़क़त जो है वो इसी तरह से शामिल रहेगी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हमने कोशिश की कि कम वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भट्टी साहब के साथ और उनके एक्सपीरियंस को हम जो शेयर कर सकें, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भट्टी साहब से हम हासिल कर सकें। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे फीफा फुटबॉल के हवाले से और जो कराची में जो फीफा की फेस्टिविटी है फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से वो किस तरह से जारी है, आपको विजिट कराएंगे लियारी का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जरा ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि अब हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तान के मिनी ब्राजील लियारी की जानिब के, जहां पर इस वक्त फुटबॉल के तमाशाइयों का समंदर जो है वो लियारी के अंदर है। और जहां समंदर होगा वहां पानी होगा और जहां पानी होगा वहां पे यकीनी तौर पे कंवल की मौजूदगी बनती है। तो इस वक्त मेरी को एंकर साइमा कंवल मौजूद है लियारी में तमाशाइयों के दरमियान। उनसे जानते हैं कि इस वक्त लियारी में फुटबॉल की क्या इस वक्त फेस्टिविटी जारी है, कितना जौक और जोश खरोश के साथ इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को जो है वो तमाशाई जो है एंजॉय कर रहे हैं। साइमा अपडेट कीजिएगा। जी अली मैं मौजूद हूँ इस वक्त लियारी में और पीछे है यहाँ पर लियारी में लगने वाली इस फुटबॉल इंटरनेशनल ग्राउंड की अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन जो कि 108x40 इंचेस की है। और यहाँ पर बच्चों समेत बूढ़ों समेत खचाखच हर जगह भरी पड़ी है, गलियां भरी पड़ी हैं, गलियों को मुज़य्यन करा गया है। यहाँ के जो जितने भी इस फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले मुमालिक हैं उनके झंडों से, उनके वो पूरी पेंटिंग से। एक ऐसी रात मैंने देखी है अपनी जिंदगी में जो जाग रही है, दिन से ज्यादा रोशन है, और वो है लियारी की वो रात जहां पर जैसे ही मैच शुरू होता है वहां पर और आपको उसकी वाइब नजर आएगी लियारी में। तो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हो? ब्राजील को। किसको सपोर्ट कर रहे हो? ब्राजील। कौन है फेवरेट खिलाड़ी? रोनाल्डो। और आप मुझे ये बताइएगा कि नींद वगैरह नहीं आ रही? क्यों? नहीं, मैच देखने के लिए। मैच देखने के लिए। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चा जो है वो सिर्फ देखने का शौकीन नहीं है बल्कि खेलता भी है? जी। और तुम जब खेलते हो, देखो तुम्हारी उम्र इतनी कम है, मुझे ये बताओ किस वजह से, किसको देखकर जो है शौक पैदा हुआ? रोनाल्डो को। रोनाल्डो को। और आपको? नेमार। नेमार को। आपको? नेमार को। रोनाल्डो। अगर फर्ज करो कि आप लोगों को कभी मौका मिले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, तो करोगे? इंटरनेशनल जो ग्राउंड है थे उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे? हाँ। जीत के आओगे? जीत के आएंगे। जीत के आओगे? पक्का? वादा? ये नेमार के यहाँ पे बहुत फैन है भाई। ब्राजील और नेमार के यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फैन है, बच्चे बहुत बड़े फैन है। जैसे कि
किसी ज़माने में मैसी के और जिस तरीके से जो है वो रोनाल्डो के, जो अभी भी बहुत बड़ी फ़ैन क्लब है उनका, लेकिन जो नेमार है उसका जो एक मजबूत उसका फ़ैन क्लब है वो लियारी में मौजूद है। बच्चे मैं हैरान इस बात पे हूँ अली भाई कि यहाँ पर बच्चों में फुटबॉल का शौक ऐसा है, वो बच्चा जो मुझे लग रहा होता है कि बहुत छोटी उम्र का है, इसको तो शायद अभी नया नया इसने बोलना सीखा होगा, लेकिन वो पता चलता है कि वो फुटबॉल लेकर आ रहा है, यानी कि वो फुटबॉल खेलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि लियारी का जुनून फुटबॉल के लिए कैसा होगा। और साल पहले से इंतज़ार शुरू कर दिया जाता है फीफा के वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप का। जिस तरीके से अभी ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तकरीब वहाँ पर हो रही थी और मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ उसकी वाइब आपको सही मानों में आपको लियारी में महसूस होगी। मतलब लियारी के बच्चों को इस वक्त कोई सुना नहीं सकता है जब तक कि मैच ख़त्म ना हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच साइमा कंवल। और आपने साइमा कंवल की आवाज़ में वो देखा कि किस जोश के साथ वो लियारी की आवाम के साथ मौजूद थी, उस जनरेशन के साथ मौजूद थी जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, दीवाना वार फुटबॉल के साथ मोहब्बत करते हैं। और साथ साथ जहां जीटीवी का माइक और जीटीवी का कैमरा हो, तो जब बच्चे और जवान और बूढ़े सभी तबका फिक्र के लोग अपने आप को जीटीवी की स्क्रीन पर देखते हैं तो उनका जोश व खरोश जो है वो दीदी हो जाता है। और जब जीटीवी की इतनी ज़बरदस्त को एंकर साइमा कंवल वहाँ उनके दरमियान मौजूद हो तो यकीनी तौर पर जोश व खरोश में मजीद इजाफा भी हो जाता है। हम गाए बगाए आपको फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट देते रहेंगे अपने शोज में, मैचेस के हवाले से तबसरे और तज्जिया आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस फेस्टिविटी को पूरी तरह से भरपूर तरीके से हम एंजॉय कराते रहेंगे और करते भी रहेंगे, क्योंकि फुटबॉल का जुनून जो है वो सभी को इस वक्त अपने जो है वो शहर में मुब्तला किए हुए है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम और के साथ इजाजत दीजिए। आज के शो में अब्दुल वाजिद भट्टी साहब और साइमा कंवल हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।